देखने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के विषय में जिसके बारे में सभी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स को जानना बहुत ही अनिवार्य होता है। और जैसा कि हम सब जानते हैं, सेल बायोलॉजी एक बहुत ही मेजर टॉपिक है, या कह सकते हैं आपकी मेजर सब्जेक्ट है बायोलॉजी के अंदर का, जो कि बॉटनी और जूलॉजी दोनों में पढ़ा जाता है। तो हम आज क्या क्या देखने वाले हैं और इसके रूपरेखाएं किस प्रकार रहेंगी, साइनॉप्सिस किस प्रकार रहेगा, ये सबसे पहले तैयार कर लेते हैं। साइनॉप्सिस, तो साइनॉप्सिस में हम सबसे पहले देखेंगे डेफिनेशंस ऑफ सेल। दूसरा, हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। तीसरा, हम जानेंगे कि टाइप्स ऑफ सेल। चौथा, सम important points to be noted as follows। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए जाएंगे जो कि आपको किसी भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और पांचवा, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ये हम जानेंगे कि कौन कौन से मेजर डिफरेंसेस हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में। उसके बाद हम जानेंगे और इसको बताते बताते ही मैं आपको ये भी सिखा दूंगा कि हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ प्लांट सेल एंड हाउ टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ एनिमल सेल, ये भी जान जाएंगे। और बहुत ही आसान और बहुत ही सहज तरीके से ये सब पॉइंट्स को हम कवर करते हुए इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। और सब कुछ आसानी से सीखते रहने के लिए आप हमारी वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक, एंड तक जरूर देखें। ये है। उसके बाद व्हाट वी हैव लर्न। इन पॉइंट्स को कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। डिस्कवरी ऑफ सेल। मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मैंने डेट क्यों लिखा है। डिस्कवरी ऑफ सेल 1665 में रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने की थी। इन्होंने डेड सेल की खोज की थी कॉर्क्स में। तो
उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन नामक साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की खोज की। ऐसे ही बहुत सारे उस समय डिस्कवरीज चलती गई। तो हम बहुत ही डिटेल में तो नहीं जाएंगे, लेकिन एक ब्रीफ और एक शॉर्ट कह सकते हैं इसको, दोनों के बीच में रहेगा। तो रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ये दोनों साइंटिस्ट के योगदान के बारे में हमने जान चुका है। और इसके बाद एमजे स्लाइडर एंड स्लाइडर एंड थियोडर स्वॉन, इन दोनों साइंटिस्टों ने मिलकर के सेल थ्योरी दी थी। और सेल थ्योरी के अंदर क्या क्या पॉइंट्स है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफ सेल में डेफिनेशन ऑफ सेल, डेफिनेशन ऑफ सेल जैसा कि कहा जाता है, सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, और सेल इज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ विच कैन लिव इंडिपेंडेंटली। तो हम यहां लिख देते हैं, सेल इज द smallest basic unit of life which can function, it means to live independently, ठीक है। और एक और डेफिनेशन है, द फंक्शनल एंड structural unit of life is known as cell। तो ये भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम डेफिनेशन में देखेंगे। तो डेफिनेशन में बहुत कुछ आपको ज़्यादा इम्प्रोवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप बिना इसे इम्प्रोवाइज किए एज वर्ड टू वर्ड आप इसे मेंशन कर सकते हैं। अगर आप इसमें साइंटिस्ट्स के नेम भी देना चाहते हैं तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि इससे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि सामने जो आप जिस व्यक्ति को अपना आंसर दिखाने वाले हैं या जिस व्यक्ति के सामने आप अपना आंसर रखने वाले हैं, उससे पता चलता है कि सामने वाले व्यक्ति को कितनी नॉलेज है। उसके बाद हम बात करेंगे हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी। तो हिस्ट्री जान लेते हैं सेल की। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ये था फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट ये था ओमिनेज सेल्यूले ई सेल्यूला। इसका मतलब यही होता है कि ऑल लिविंग सेल्स
arises from pre-existing cells, or all living which have the new cells must have arrived from the pre-existing cell or parent cell. तो ये थे कुछ हिस्ट्री जो कि किसके बारे में थे, सेल बायोलॉजी के बारे में थे। और अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स या इंपॉर्टेंट सन ईस्वी में कुछ सेल बायोलॉजी के कंट्रीब्यूशंस याद आते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पाई जाती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस जो रहता है वेल बाउंडेड नहीं रहता है, और इसके सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल बाउंडेड नहीं रहते हैं, या फैला हुआ रहता है, इधर उधर बिखरा हुआ रहता है, और इसमें एक जगह सिमटा हुआ रहता है और एक वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर में वो फॉर्म हुए रहता है। एनिमल सेल्स इसके एग्जाम्पल है, इसके एग्जाम्पल्स है बैक्टीरिया और भी बहुत कुछ है। तो ये था किसके आधार पे, ओल्ड एंड न्यू के आधार पे, नंबर ऑफ सेल कंपोज्ड के आधार पे ही ये है। यूनिसेलुलर, multicellular. Unicellular means the organism which is composed of only one cell or his उसका मतलब यही होता है कि यूनिसेलुलर का मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से बना हो उसे क्या कहता है, यूनिसेलुलर। फॉर एग्जाम्पल अमोइबा, पेरमेशियम, यूग्लिना। अमोइबा का कोई शेप फिक्स्ड नहीं रहता है, इसलिए इसे फॉल्स फुट भी कहा जाता है, या सीडोपोडिया इसके होते हैं। और इसी प्रकार से शीडो का मीन्स होता है फॉल्स, और इसका कोई भी आकार फिक्स्ड नहीं होता है। पेरमेशियम जो है उसका शेप एक स्लीपर के आकार का होता है, यानी कि चप्पल के आकार का होता है। यूग्लिना की एक खास बात आपको ये बता दूं कि ये ना ही प्लांट किंगडम में आता है ना ही एनिमल किंगडम में आता है। मल्टीसेलुलर मीन्स the organism which is composed of more than one cells are called multicellular। जैसे कि हम हैं, हम भी किस में आते हैं, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। और आप जितने भी चीज़ें ले लें जो आपको आसपास आसानी से दिखाई देंगी वो किस में आएंगे, मल्टीसेलुलर में आएंगे। और जो आपको अपनी आंखों से या बिना माइक्रोस्कोप के हेल्प के नहीं दिखाई देंगी वो किस में आएंगे, यूनिसेलुलर्स में आएंगे। ये भी एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। और हम आगे देखते हैं important types of cells। या सेल्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और एक्सेप्शंस और स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स। तो क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन सा है? तो उसका जवाब ये है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच। ये क्या है, लार्जेस्ट सेल। इसी की जगह मैं आपको ये पूछता हूं, स्मॉलेस्ट सेल। तो आपका जवाब ये होना चाहिए PPLO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म।
प्यूरो pneumonia like organism, or it is also called as माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ये सब थे लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में बच्चे बहुत गलती करते हैं। लॉन्गेस्ट का मीन्स होता है लंबा और लार्जेस्ट का मीन्स होता है साइज में लॉन्ग। लार्जेस्ट का मीन्स होता है बिग, या लंबाई चौड़ाई दोनों में उसका बढ़त होना, या उसकी मास में वो ज्यादा हो। लॉन्गेस्ट सेल जो है वो क्या है? नर्व सेल। नर्व सेल जो है वो लॉन्गेस्ट सेल है। और भी आपको कुछ खास बात बता दूं, आरबीसी जो होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, उनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, बट एक कंडीशन ऐसी आती है जिसके, एक एनिमल ऐसा आता है जिसके बॉडी में, आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। वो कौन सा एनिमल है? कैमल। कैमल के आरबीसी में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ये सब कुछ चीजें थी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू थे जस्ट फॉर एग्जामिनेशन। और आपको भी कुछ बीच में रुचिकर बातें अगर आप नहीं सुनेंगे तो आपको वीडियो के बीच में बोरियत फील होने लगेगी। डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। मैं यहाँ एक प्लांट सेल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जस्ट एक आउटर सरफेस किसका तैयार हो गया है? एक प्लांट सेल का, जो कि जस्ट एक पेंटागोनल शेप का लग रहा है हमें। और सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर है वो है सेल वॉल की लेयर, जो कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बहुत सारे जर्म्स से, बैक्टीरिया से और इंजरीज से और बहुत सारे प्रकार के हार्मफुल इफेक्ट से। उसके बाद हम एक न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे। ये एक जस्ट मैं थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है बनाने में।
न्यूक्लियस, और इसके अंदर न्यूक्लियोलस, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, और यहाँ पे जो फ्लूइड प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस के अंदर उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का काम यही रहता है कि वो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बनाता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जनरेटर है, इसीलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा गया है। एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल जनरेट करता है। एटीपी का फुल फॉर्म ये होता है कि वो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से रिसेंबल करता है, यानी कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ही क्या है, एटीपी है। तो अब हम जानेंगे ये क्या है, जो रेड कलर का स्ट्रक्चर से मैंने बनाया है, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटी ER कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही से कहा जाता है। और ये दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब स्मूथ होते हैं तब इनके सरफेस पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होता है, जब ये राइबोसोम इनके सरफेस पे प्रेजेंट होता है तब ये कैसे होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं। और इन्हें हम क्या कह सकते हैं, डिक्टियोसोम्स, सेम एज गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन द एनिमल सेल। प्लांट सेल में उसी का नाम क्या है, डिक्टियोसोम्स है, और एनिमल सेल में उसी का नाम क्या है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा। ये है, तो ये है एक प्लांट सेल, टिपिकल प्लांट सेल। ये है वैक्यूल, जिसमें गैसेस, लिपिड, फैट ये सब स्टोर होता है, क्लोरोफिल वगैरह। ये है क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर मैट्रिक्स होते हैं, ग्रेना होता है, स्ट्रोमा होता है। ये दोनों रीजन हैं जहाँ पे क्लोरोफिल रहता है, और क्लोरोफिल है किसमें हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। इसी के कारण पौधे अपना भोजन खुद बना पाते हैं, और उन्हें किसकी कैटेगरी में रखा गया है, ऑटोट्रोप्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब मैं एक डायग्राम बनाऊंगा जो कि होगा किसका, एनिमल सेल का। यहाँ एक चीज छूट गया था, इस लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन लेयर कहते हैं। तो अब आते हैं हम एनिमल सेल की तरफ से। एनिमल सेल वॉक्यूल्स इसमें छोटे होंगे, माइटोकॉन्ड्रियास होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, स्मूथ होगा, रफ होगा,
सेम एज द स्ट्रक्चर, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं, जैसे कि प्लास्टिड यहाँ नहीं पाया जाएगा, प्लास्टिड यहाँ पे अब्सेंट होगा। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड अब्सेंट होगा क्योंकि ये कलरलेस होते हैं, और प्लास्टिड यहाँ पे प्रेजेंट होगा क्लोरोप्लास्ट के आसपास, क्योंकि इन्हें कलर शो करना होता है, मोस्टली ग्रीन कलर शो करना होता है। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, प्लांट सेल एनिमल सेल का। डिफरेंसेस मैं आपको एक एक करके बताते जाता हूं। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनिमल सेल इज outermost layer of animal cell is cell membrane and the outermost layer of plant cell is cell wall, जो कि किसके बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। और यहाँ प्लास्टिड प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, अब्सेंट होता है। यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, अब्सेंट होता है। और यहाँ वॉक्यूल्स जो होंगे बड़े होंगे और वहां पे छोटे छोटे होंगे। और डिक्टियोसोम्स कहा जाता है किनको, गोल्गी बॉडी को ही, जब वो किस में रहते हैं, प्लांट सेल्स में रहते हैं। और डिक्टियोसोम्स नहीं कहा जाता है, वहां क्या कहा जाता है, एनिमल सेल्स में गोल्गी कॉम्प्लेक्स, गोल्गी बॉडी, ये कहा जाता है। तो ये थे कुछ मेजर डिफरेंसेस जो कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में होते हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं आज के इस वीडियो में, और आज के लिए बस इतना ही। और हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा, और अगले वीडियो के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। धन्यवाद।